Good morning, my dear students. How are you all? Today we will discuss chapter 10, class 12th history. देखो बेटा, हम चैप्टर 10 कर रहे हैं। ठीक है, हमने बंगाल एंड जमींदार्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखते जाना। पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था सबसे पहले जो हमारा जो सिस्टम था अंग्रेजों का, कॉलोनियल जो रूल था, वो सबसे पहले कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था बेटा? वो बंगाल में हुआ था। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने ऑक्शन के बारे में पढ़ा था। वर्धमान का राजा जो है रिवेन्यू पे नहीं कर पाता है, उसकी जो एस्टेट है उसको किस पे लगा दिया जाता है? ऑक्शन पे लगा दिया जाता है। प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रिवेन्यू हम पढ़ चुके थे। परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में। ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ द जोतदार। जो ये जोतदार हैं ये धीरे धीरे कैसे राइज होते हैं, मतलब ये जो थोड़े से अपने आप को कंसोलिडेटिंग करते हैं, इनकी पोजीशन बढ़ जाती है, ऐसी क्या वजह है? देखो बेटा, राइज ऑफ द जोतदार, सबसे पहले देखो एंड ऑफ द 18th सेंचुरी जो क्राइसिस था किसका? जमींदार का। जमींदार क्राइसिस में आते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने पोजीशन किसकी बढ़ती जाती है? किसकी बढ़ती जाती है? जोतदार की पोजीशन बढ़ती चली जाती है। इसके बारे में हमारे को कौन बताता है बेटा? बुकानन एक सर्वे करने के लिए आते हैं। कहाँ पे? दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ बंगाल। और उन्होंने हमारे को बताया कि वहाँ पे क्लास है, रिच पीजेंट्स हैं, जिसको किसके नाम से जानते हैं? जोतदार के नाम से जानते हैं। ये धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते हैं। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी जोतदार हैड एक्वायर्ड वास्ट एरिया ऑफ लैंड समटाइम्स एज मच। ध्यान से देखो बेटा, अर्ली 19th सेंचुरी में काफ़ी एरिया है, काफ़ी लैंड है जिसको ये एक्वायर कर लेते हैं। आसपास के जितने भी बेटा हमारे लोकल ट्रेडर हैं, मनी लैंडिंग है, उनको भी ये कंट्रोल कर लेते हैं। और कल्टीवेटर्स जो हैं उन पर भी अपनी पावर ये दिखाते हैं। ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वाज कल्टीवेटेड थ्रू द शेयर क्रॉपर। और उनके पास बेटा जो ज़मीन है उस पे ये किससे कल्टीवेट करवाते हैं? उसको शेयर क्रॉपर से करवाते हैं। ठीक है, अब शेयर क्रॉपर क्या करते हैं बेटा? अपना सामान खुद लेके आते हैं, लेबर करते हैं, और लास्ट में जब हार्वेस्ट फसल की कटाई होती है तो हाफ हाफ दोनों में डिवाइड कर लेते हैं, जोतदार और जो शेयर क्रॉपर होता है। विद इन द विलेज द पावर ऑफ जोतदार वाज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ द जमींदार। अब वो कहते हैं गांव में पावर ज़्यादा किसकी होती है बेटा? जोतदार की होती है। अनलाइक जमींदार वाज हु ऑफन लिव्ड इन अर्बन एरिया। इट मीन्स कि जमींदार जो बेटा वो कहाँ पे रहता है? अर्बन एरिया में रहता है। जोतदार कहाँ रहता है? विलेज में रहता है, इसलिए उसकी पावर ज़्यादा है। जोतदार वर लोकेटेड इन द विलेज एंड एक्सरसाइज्ड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ए कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ पुअर विलेजर्स। वो कहता है कि जोतदार जो है बेटा वो पुअर विलेजर पर अपनी पावर का प्रयोग करता है। इवन जब कभी भी जमींदार बेटा वहाँ पे जो जमा है विलेज में, जिन गाँवों की जिनको कुछ ना कुछ रिवेन्यू देना है, जब उसके बारे में उसके जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पे आते हैं तो जो ये जमींदार जो ये जोतदार हैं ये रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं उनको अपनी ड्यूटी करने से। और जो रैयत है वहाँ पे उनको क्या करते हैं बेटा? उनको रिवेन्यू देने से रोकते हैं। इस तरीके से जमींदार जो है वो एस्टेट का जितना रिवेन्यू बनता था वो पेड नहीं कर पाता और फेल हो जाता है, और उसकी जो एस्टेट है बेटा वो किस पे चली जाती है? ऑक्शन पे चली जाती है। नेट सेल एट एंड में जो जोतदार है बेटा वही परचेजर बन जाते हैं। साथ साथ हम चैप्टर में ये भी देखने वाले हैं कि जो जोतदार हैं बेटा वो मोस्ट पावरफुल कहाँ पे ज़्यादा पावरफुल होते हैं? नॉर्थ बंगाल में। लेकिन साथ साथ एक चीज़ और देखो, द विलेज हेडमैन वर एमर्जिंग एज कमांडिंग फिगर्स इन द कंट्री साइड इन अदर पार्ट्स ऑफ बंगाल एज वेल। कहते साथ साथ गांव के जो हेडमैन हैं वो भी वहाँ पर एज ए पावरफुल फिगर के रूप में आते हैं। इन सम प्लेसेस दीज वर कॉल्ड। अब देखो बेटा, जो ये हमारे जोतदार हैं कई जगह पर इनको क्या कहते हैं? इनको हवलदार भी कहते हैं, इनको गाटीदार भी कहते हैं, और इनको कहीं कहीं पर मंडल्स भी कहते हैं। देयर राइज इनएविटेबली वीकेंड जमींदारी अथॉरिटी। जैसे जैसे ये राइज करते हैं जमींदारी अथॉरिटी क्या हो जाती है बेटा? वीकेंड हो जाती, कमज़ोर हो जाती है। अभी एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे जोतदार ऑफ दिनाजपुर के बारे में बात की गई है। अब आप यहाँ पे देख लो, देखो अब जो कंपनी है, बिल्कुल ध्यान से देखना इस फिगर को, कंपनी दिखाई दे रही है। जमींदार कंट्रोल किसको करता है बेटा? विलेजेस को। नियर अबाउट
400 नॉट 400 के आसपास विलेजेस को एक ज़मींदार जो कंट्रोल करता है। फिर नीचे जो रैयत होते हैं, फिर उसके नीचे फिर से अंडर रैयत होते हैं। यहाँ पे जोतदार हैं बेटा, वो किसको, वहाँ कौन होते थे, जो गाँव के कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, उनको कंट्रोल कर लेते हैं। इनके नीचे भी क्या करते हैं, ये काम करते हैं। अब देखेंगे बेटा जो ज़मींदार है रजिस्ट, वो किस तरीके से अपने एस्टेट को ऑक्शन से बचाता है। अब वो कुछ ना कुछ तो तिकड़मबाजी करेगा, कुछ ना कुछ तो टेक्निक लगाएगा, कोई ना कोई स्ट्रेटजी होगी, और स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी वाली होगी। आप ध्यान से देखो बेटा, अथॉरिटी ऑफ द ज़मींदार इन रूरल एरिया हाउ डिड नॉट कोलैप्स। आप ये कह सकते हो कि जो अथॉरिटी है हमारे ज़मींदार की, वो पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं हुई है। कहाँ पे, रूरल एरिया में। फेस्ड विद एन एक्सराबेंटली, ये वर्ड अच्छा है बेटा, ठीक है, हाई रेवेन्यू डिमांड एंड पॉसिबली ऑक्शन ऑफ देयर एस्टेट। वो कहते हैं कि उसने काफ़ी जो हाई रेवेन्यू डिमांड है, और जो उसकी ऑक्शन जो एस्टेट जो उसकी है ना, उसकी जो एस्टेट है उसको ऑक्शन होने से बचाने के लिए उसको न्यू कॉन्टेक्स्ट, न्यू स्ट्रेटजीज का पालन करना पड़ता है। मतलब कहते हैं बहुत परेशान बहुत होता है हमारा ज़मींदार भाई, लेकिन लास्ट में इस सिचुएशन से वो बाहर निकलता है। और क्या है वो बाहर निकलने की उसका क्या तरकीब है, वो देखो। फिक्टिशियस सेल वाज वन सच स्ट्रेटजी। वो कहते हैं फिक्टिशियस सेल मतलब नकली सेल। कोई ज़मीन है, उसका कोई एस्टेट है, उसको ऑक्शन पे लगाता, वो नकली होगा, ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी थी। सेकंड क्या होता है, इट इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ मैनर्स। इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, कई तिकड़मबाजी, कई जालसाजी वो करता है। राजा ऑफ वर्धमान फॉर इंस्टेंस फर्स्ट ट्रांसफर सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर। उसमें सबसे पहला क्या करता है बेटा, वो अपनी कुछ जो उसकी ज़मीन होती है वो अपनी मदर के नाम करवा देता है। और कंपनी ने ऐसा डिक्लेयर कर रखा था कि वुमेन के पास जो लैंड होगी उसको क्या नहीं होगा, टेकन ओवर नहीं होगा, उसको नहीं लिया जाएगा। ये भी अच्छी बात थी, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि सेकंड क्या है। कितने चालाक होते थे ज़मींदार, आपको पता है ना। ऐसा नहीं है कि वो सीधे साधे होते थे, कोई उनकी ज़मीन ले लेता और वो ऐसे चुपचाप बैठे होते, नहीं। अब देखो, अब सेकंड क्या करता है बेटा, देन एज ए सेकंड मूव हीज एजेंट्स मैनिपुलेटेड द ऑक्शन, द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी वाज डेलिबरेटली withheld and unpaid balance were allowed to accumulate when a part of the estate was auctioned. The zamindars men bought the property outbidding other purchasers. Subsequently, they refused to pay up the purchase money, so that the estate had to be resold. Once again, it was bought by zamindars agents. अब ध्यान से सुनो, क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है कि जो एजेंट्स हैं वो मैनिपुलेट करते हैं किसको, ऑक्शन को। कैसे, अब देखो, रेवेन्यू डिमांड कंपनी का क्या होता है, ज़मींदार जानबूझ कर उसको बैलेंस दिखाता रहता है, ठीक है, बैलेंस दिखाता रहता है। फिर थोड़े दिन के बाद क्या होता है बेटा, ऑक्शन के लिए उसकी ज़मीन चली जाती है। अब ज़मींदार के ही एजेंट्स उस ज़मीन को खरीद लेते हैं। जब ऑक्शन होती है, ज़मींदार के एजेंट्स उसको क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। जब उनको पैसे के लिए बोला जाता है वो मना कर देते हैं, ठीक है। फिर से दोबारा से क्या होती है बेटा, ऑक्शन होती है। अब ज़मींदार फिर से एजेंट आते हैं और उसको परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन वो पैसे देने से मना कर देते हैं। ऐसा बार बार होता है। देखो, द प्रोसेस वाज रिपीटेड एंडलेसली, ऐसा होता रहता है। अब क्या होता है बेटा, स्टेट भी एडजस्ट हो जाता है, अदर बिल्डर्स जो बोले लगाने वाले थे वो भी परेशान हो जाते। एट लास्ट द स्टेट वाज सोल्ड एट द लो प्राइस बैक टू द ज़मींदार। और लास्ट में क्या होता है, उसकी एस्टेट को लो रेट पर ज़मींदार को ही सोल्ड कर दिया जाता है। ये उसकी टेक्निक थी किसकी, ज़मींदार की। देखो कितना अच्छा है। अब यहाँ पे देख लो आप क्या कहना चाहता है ज़मींदार। ज़मींदार सिस्टम बड़ा हाई फाई था बेटा, हार के भी जीतने वाले थे ये, ठीक है, किसानों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। देखो, ज़मींदार नेवर पेड द फुल रेवेन्यू डिमांड। अब ज़मींदार जो है बेटा कभी भी जितनी डिमांड थी उतना फुल रेवेन्यू पे नहीं करते थे। कंपनी रेयरली रिकॉर्ड द अनपेड बैलेंस दैट हियर पाइल्ड अप। वो कहते हैं कि जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता कंपनी रेयर ही उसको रिकवर कर पाती थी। अब देखो, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं 1793 से लेके 1801, 4 बिग जमींदारीज ऑफ बंगाल इंक्लूडिंग वर्धमान मेड बेनामी परचेजेस दैट कलेक्टिवली यील्ड एज मच एज 30 लाख। वो कहते हैं काफ़ी ऑक्शन होते हैं लेकिन कंपनी कितना कमाती है, सिर्फ 30 लाख ऑफ द टोटल सेल्स एट द ऑक्शन, और 15% ओवर फिक्सियस। वो कहते हैं टोटल में से 15 क्या थे बेटा, फिक्टिशियस थे, मतलब नकली थे। ये भी देखो कितनी अच्छी बात थी।
देर वर अदर वेज इन विच जमींदार सरकमवेंटेड डिस्प्लेसमेंट। वो कहता है कि और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे वो अपनी एस्टेट को बचा सकता था, जैसे व्हेन पीपल फ्रॉम आउटसाइड द जमींदारी बोट एन एस्टेट एट एन ऑक्शन। वो कहते हैं जब बाहर के कोई भी आउटसाइडर जमींदारी को वोट करने के लिए आते, खरीदने के लिए आते हैं, दे कुड नॉट ऑलवेज टेक पोजेशन। वो उस पर पोजेशन, वो अपना उस पर अधिकार नहीं ले पाते, उस पर अपना वो कब्जा नहीं ले पाते, क्योंकि ध्यान से देखो, एट टाइम देयर एजेंट्स वुड बी अटैक्ड बाय लठियास ऑफ द फॉर्मर जमींदार। जैसे ही वो उस जमीन, उस लैंड पर अपना अधिकार जमाने के लिए आते हैं तो पुराने जमींदार के लाठियाल्स होते हैं, जिसके पास बड़े बड़े स्टिक्स वगैरह होती हैं, लाठी होती हैं, वो क्या करते हैं बेटा, उनको लेकर आ जाते हैं, उन पर अटैक कर देते हैं। समटाइम्स इवन द रैयत्स रजिस्टर्ड द एंट्री ऑफ द आउटसाइड। और जो ये रैयत भी हैं बेटा, बाहर वालों की एंट्री वहाँ पर मना कर देते हैं। दे फेल्ट बाउंड टू देयर ओन जमींदार्स through a sense of loyalty and pursued him as a figure of authority and themselves as his प्रजा। अब ये जो बेटा ज़मींदार के जो भगत थे या इसके जो लठियाल्स थे, वो अपने ज़मींदार के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए वो उसको अपना अथॉरिटी मानते थे, और उनको ये फील होता था, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब उनको एक गलत लगता था कि उनकी ज़मींदारी पर किसी और का हक हो। ठीक है, ज़मींदार देयर फॉर वर नॉट ईजली डिस्प्लेड। वो कहते नेट सेल में आप कह सकते हो ज़मींदार को वहाँ से हटाना ईजी नहीं था। बाय द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी द डिप्रेशंस इन प्राइसेस वाज। वो कहते हैं कि काफ़ी मंदी आ जाती है, जो टर्बल वाला सिस्टम था। देखो बेटा, दोज हु हैड सर्वाइव्ड द टर्बल्स ऑफ 1790s कंसोलिडेटेड देयर पावर्स। वो अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं। रूल्स ऑफ रिवेन्यू पेमेंट वर ऑल्सो मेड समविट फ्लेक्स। अब देखो क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग में लेकर, ठीक है, हाँ नहीं, एक बार दोबारा से देखो इसको। बाय द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी द डिप्रेशन इन प्राइसेस वाज ओवर। मतलब जो मंदी का दौर है ना बेटा, वो ख़त्म हो जाता है। ध्यान से देखो, वाज ओवर। अब क्या होता है कि जो टर्बल था 1790s में, अब उसे उभर कर बाहर आ जाते हैं। जो रिवेन्यू थी उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी कर दी गई है। एज अ रिजल्ट द जमींदार्स पावर ओवर द विलेज वाज स्ट्रेंथ। अब जमींदार की पावर गांव में क्या होगी, और मजबूत हो गई है। इट वाज ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930 दे फाइनली कोलैप्स्ड एंड जोतदार कंसोलिडेटेड होता है बेटा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, देयर पावर इन द कंट्री। लास्ट में बेटा 1930s में मंदी आ जाती है, और वहाँ पे क्या होता है, जोतदार अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, और गांव में उसकी पावर क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जमींदार का कहानी ख़त्म हो चुकी होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बेटा, 5th रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये 5th रिपोर्ट क्या होती है, कौन लिखता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। देखो, मैनी ऑफ द चेंजेस वी आर डिस्कसिंग वर डॉक्यूमेंटेड इन डिटेल इन ए रिपोर्ट दैट वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। आप देखोगे 5th रिपोर्ट के बारे में हम बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। मेन चीज़ है ये सारी बातें कहाँ पे डिस्कस की थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट 1813। ओके बेटा, इट वाज द 5th ऑफ ए सीरीज। अब देखो इस सीरीज़ में क्या थी, 5th रिपोर्ट थी। ठीक है, पहले भी रिपोर्ट गई हैं, लेकिन जो 5th रिपोर्ट थी ये कब हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब इसके बारे में सबमिट की गई है, 1813 में। ठीक है, इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है बेटा, इसके अंदर पेज कितने हैं, इसमें 1200 पेजेस हैं, या आप साथ आपके सामने को दिखाई दे रहा 1002। ठीक है, अब इसमें इतने पेजों में से 800 पेजेस पे बेटा किसके बारे में लिखा हुआ था, कि जो ज़मींदारों के बारे में, रैयत्स के बारे में, रिपोर्ट्स ऑफ कलेक्टर्स के बारे में, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। ठीक है, और जो रिवेन्यू रिटर्न के बारे में, मतलब पूरा सिस्टम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ इंडिया में करती थी, वो सारा का सारा सिस्टम, अच्छी चीज़ें भी बुरी चीज़ें भी इस रिपोर्ट में लिखी हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंड नोट्स ऑन द रिवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड मद्रास प्रेजेंट डे तमिलनाडु रिटन बाय ऑफिसर्स। इनके बारे देखो, बंगाल के बारे में, मद्रास के बारे में भी everything was written. Okay beta, from the time the company established its rule in Bengal in the mid 1760, its activities were closely watched and debated in England. वो कहता है कि जब पहली बार कंपनी जो है बंगाल में अपने आप को एस्टेब्लिश करती है बेटा, कब, 1760 में। इसकी जो एक्टिविटीज़ थी उनको क्लोजली देखा जाता है, वॉच किया जाता है, डिबेट किया जाता है, कहाँ पे बेटा, इंग्लैंड में। ठीक है,
देयर वर मैनी, अब यहाँ पे देखो, ग्रुप्स इन ब्रिटेन हु वर अपोज टू द मोनोपोली दैट ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ओवर ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना। अब ब्रिटेन में बेटा कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं वो अपोज करते हैं, मतलब उनको गुस्सा आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही वहाँ इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड करने की परमिशन क्यों है, बाकी कंपनीज को क्यों नहीं है, बाकी ट्रेडर्स को क्यों नहीं है। दीज ग्रुप्स वांटेड ए रिवोकेशन ऑफ द रॉयल चार्टर, दैट जो रॉयल चार्टर था इसके खिलाफ हो जाते हैं, दैट गिव द कंपनी दिस मोनोपोली, भी कंपनी ने ये चार्टर एक्ट क्यों लेके आया। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स वांटेड ए शेयर इन इंडिया ट्रेड। अब कुछ प्राइवेट ट्रेडर हैं बेटा, वो क्या चाहते हैं, वो इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं। एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ ब्रिटेन, और ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रीज हैं वर कीन टू ओपन अप द इंडियन मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। अब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ब्रिटेन के, वो भी चाहते हैं कि इंडिया की मार्केट जो खुल जाए, किसके लिए बेटा, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए। मैनी पॉलिटिकल ग्रुप्स आर्ग्यू दैट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल वाज बेनिफिटिंग ओनली द ईस्ट इंडिया कंपनी बट नॉट द ब्रिटिश नेशन एज ए होल। कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स बेटा क्या कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे ही बंगाल को जीता था उसका फ़ायदा सिर्फ किसको मिल रहा है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है, पूरे ब्रिटिश को नहीं मिल रहा है। इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी मिसरूल एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन वाज हॉटली डिबेट। भी कंपनी का जो रूल था इंडिया में, उसका जो माल में से मतलब गंदे तरीके से जो गंदा शासन था उसके बारे में हॉटली डिबेट किया गया था बेटा, कहाँ पे, मतलब गर्मा गर्मी में, ब्रिटेन में। एंड इंसिडेंट ऑफ द ग्रीड एंड करप्शन ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स, कंपनी के जो ऑफिसर थे बेटा उन्होंने गलत तरीके से जो करप्शन किया था उसके बारे में वर वाइडली पब्लिश्ड इन द प्रेस, वहाँ की ब्रिटेन की प्रेस में इसको छापा गया था, कह सकते हो। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ए सीरीज ऑफ एक्ट्स इन द लेट 18th सेंचुरी टू रेगुलेट एंड कंट्रोल रूल इन इंडिया। अब 18th सेंचुरी के लेट में बेटा बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्ट आते हैं। इट फोर्स्ड द कंपनी टू प्रोड्यूस रेगुलर रिपोर्ट्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ इंडिया। अब इसको फोर्स किया जाता है कंपनी को वो रेगुलर अपनी रिपोर्ट दे। अपॉइंट, वहाँ पर कंपनी को ने एक अपॉइंटेड कंपनी टू इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और कंपनी की इंक्वायरी करने के लिए एक कमेटी को अपॉइंट किया जाता है। द 5th रिपोर्ट वाज वन सच रिपोर्ट प्रोड्यूस बाय ए सिलेक्ट कमेटी। अब पूछ सकते हैं जो ये 5th रिपोर्ट है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई थी, तो आप क्या बोलोगे, सिलेक्ट कमेटी। इट बिकम द बेसिस ऑफ इंटेंस पार्लियामेंट्री डिबेट्स ऑन द नेचर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। अब वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है इंडिया में उस पर डिबेट होती है, कहाँ पे, ब्रिटिश की या ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं वो भी देख लो बेटा। For over a century and half the 5th report has saved, कुछ टाइम तक, आप कह सकते हो बेटा कुछ टाइम तक इस रिपोर्ट के बारे में ही लोग चर्चा करते रहे। द एविडेंस कंटेंट इन 5th रिपोर्ट इज़ इनवैल्यूएबल, जो इसके एविडेंट थे ना बेटा इसमें जो लिखा हुआ था वो वैल्यूएबल नहीं थे, इनवैल्यूएबल थे। बट ऑफिशियल रिपोर्ट्स लाइक दिस हैव टू बी रीड केयरफुली, लेकिन बेटा इस तरह की रिपोर्ट को केयरफुली पढ़ना चाहिए। वी नीड टू नो हु रोड द रिपोर्ट्स, हमें जानना चाहिए कि किसने इसको लिखा है, एंड वाई दे वर रिटन। इन फैक्ट रिसेंट रिसर्चर्स शोज दैट, और हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, एविडेंस कर दिखाते हैं कि जो रिपोर्ट है इसको बिना क्रिटिसाइज़ किए इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कोई ना कोई चीज़ तो अच्छी थी इस रिपोर्ट में जो इतनी ज़्यादा डिबेट होती हैं। रिसर्चर्स हैव केयरफुली एग्जामिन्ड द आर्चिव्स ऑफ वेरियस, बंगाल जमींदार के जितने भी आर्चिव्स होते हैं बेटा वो जिसमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है उसका एग्जामिन करते हैं। द लोकल रिकॉर्ड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल रूल इन रूरल बंगाल में, उनका जो हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री थी बंगाल में उसके बारे में जानना चाहते हैं। दे इंडिकेट दैट इंटेंट ऑन क्रिटिसाइजिंग द माल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, भी इस जो कंपनी का जो गलत शासन है उसके बारे में क्रिटिसाइज़ किया गया बहुत अच्छे तरीके से। द 5th रिपोर्ट एक्सरेट द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल जमींदारी पावर, यहाँ पे इसमें बढ़ा चढ़कर दिखा गया है कि जो जमींदारी पावर है वो ख़त्म हो गई है। एज
ऑल्सो ओवर एस्टिमेटेड द स्केल ऑन जमींदार्स वर लूजिंग देयर लैंड। और ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़मीन को, जो लैंड है उसको लूज़ कर दिया गया है। एज वी हैव सीन इवन वैन जमींदार्स वर ऑक्शन, जब उसकी ज़मींदारी को ऑक्शन पे लगाया गया था, जमींदार्स वर नॉट ऑलवेज डिस्प्लेस, वो कहते हैं ज़मींदार हमेशा डिस्प्लेस नहीं होते थे। गिवन द इंजीनियस मेथड दे यूज़ टू रिटेन द ज़मींदारी, और फिर अपने कोई मेथड लगा कि वापस अपनी ज़मींदारी को वो क्या कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने पढ़ा रिपोर्ट के बारे में। ठीक है बेटा, बाकी इस चैप्टर का सेकंड जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है बेटा, ओके।